अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान किया। कल वजारत उज़्मा और वजारत आला पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान किया और आज ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेगी। और इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का इजलास जारी है, मुशावरत जारी है, जिसकी तफसीलात जैसे ही सामने आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज अपने कल के बयान पर यू टर्न ले लिया है, उसकी वजाहत कर दी है। 2022 की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जनरल फैज़ हमीद पर लगाए गए इल्ज़ामात से वो पीछे हट गए हैं, मगर तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन जिताने पर एक बार फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया है। मगर कल दिए गए उनके बयान की वजह से उनके पुराने इत्तेहादी उनसे नाराज हो गए हैं और दूरियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो साथ ही तहरीक इंसाफ से उनकी कुर्बत बढ़ती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने कल कहा था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर लाई गई थी, जिन्होंने एक मीटिंग में सब पार्टीज़ को बुलाकर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया था। मौलाना के इस बयान को नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया है। साथ ही उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह हक़ाइक़ के बरक्स मौलाना की तरफ से बात की गई है। जबकि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के करीबी ज़राए ने कहा है कि JUI के सरबराह को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही ISI छोड़ चुके थे और कोर कमांडर पेशावर लग चुके थे। कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा की मौलाना से 2 मुलाकातें हुई, एक मौलाना फजल रहमान के इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के वक्त और दूसरी 26 मार्च 2022 को दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों जर्नलों ने अपोजिशन से कहा था कि इमरान खान को मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। लचक न दिखाने पर कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें तो बदले में इमरान खान इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा जनरल बाजवा की तरफ से ज़राए से कहा गया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हल्फिया तौर पर मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद करने के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने जनरल बाजवा को मेज़बान गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में जवाब दिया। मैंने एक बात कही है जो हक़ाइक़ पर मबनी है जी, और जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती रही हैं उस पर तो ओत की बातें करना जो है वो गलत बात है। वो कहाँ ओत के एहतराम हैं उनके यहाँ? फ़ौज के अंदर कोई ओत का एहतराम है क्या? जनरल्स के यहाँ कोई ओत का एहतराम है क्या? जब उनको कमीशन होती है तो वो हल्फ नहीं उठाते कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते? तो क्या उनको पता नहीं है कि वो मुदाखलत कर रहे हैं और करते रहते हैं हमेशा और अपना हल्फ तोड़ते रहते हैं? जो हमेशा अपनी इस दौरान मुलाजमत में मुदाखलत करते हैं और मुदाखलत करके अपना हल्फ तोड़ते रहते हैं, आज वो मुझे अगर कहता है कि मैं ओत उठाता हूँ तो इसकी क्या अहमियत होगी मेरे नज़र में? द न्यूज़ से बात करते हुए जनरल फैज़ हमीद के ज़राए ने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह पहले ISI छोड़ चुके थे। मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उस वक्त जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। आज दिन भर ये मौक़िफ़ चलता रहा और फिर बाद में खुद मौलाना फजल रहमान अपने बयान से पीछे हटते हुए कहने लगे कि जनरल फैज़ हमीद का नाम गलती से उनकी ज़बान पर आ गया था, मगर साथ ही उन्होंने 2018 के इंतखाबात में धांधली कराने और PTI को जितवाने पर दोबारा जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद को भी चार्जशीट कर दिया। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। अच्छा, कोई शक नहीं है। मौलाना साहब ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी हो या छोटी हो। मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का ज़िम्मेदार समझता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ही इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। खाका उन्होंने तैयार किया था, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस पर मोहर लगाई थी। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन दिया था, जिसे तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया था। तहरीक की क़ुव्वत से तब्दीली लाओ, लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि अदम एतमाद, तो अदम एतमाद पर इत्तेफाक हो गया। हमने राय छोड़ दी उनके लिए, दोस्तों के लिए, वहदत के लिए। अब बात यह है कि ये एक पैगाम था
एक पैगाम था जो सबको दिया गया बुलाकर कि जी आप अगर अदम एतमाद न लाएं और वो वैसे ही इस्तीफा दे दें तो। ठीक, ये कब की बात है मौलाना साहब? जिसका आप हवाला दे रही हैं, जिसका आप हवाला दे रही हैं, अगर अपने जहन पर भी थोड़ा सा। एक तो 26 मार्च 2022 को मुलाकात हुई आप जो जिस चीज़ का हवाला दे रहे हैं मैं उसी की पूरी वजाहत कर रहा हूँ कि एक पैगाम था कि भाई अगर इस्तीफ़ा दे दिया जाए और आप अदम एतमाद वापस लिया जाए। मैं तो उस वक्त मीटिंग में नहीं पहुँचा था, सब लोगों ने जवाब दे दिया था कि नहीं अब वो गुजर चुका है, अब अदम एतमाद ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ थी जो आई थी और आप सनसनी फैला कर ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे पहली बार आपसे अदम एतमाद का पाकिस्तान पर कोई बम गिर गया हो। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो गुज़िश्ता साल ही कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि वो न्यूट्रल हैं, और तहरीक अदम एतमाद से 1-2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा साहब खुद एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस ले और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं आया। अब दिलचस्प बात यह है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी तो इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर और बहाना बनाकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के जरिए उसे मुस्तरद करा दिया था और फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर दी थी और सदर आरिफ अलवी ने फौरी तौर पर उनके एडवाइस पर यह काम कर दिया था, यानी इलेक्शन का माहौल बन गया था। सिर्फ यही नहीं, तहरीक अदम एतमाद के बाद जब ये बहस चल रही थी कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन को ऐसा कोई पैगाम भेजा था और अगर हाँ तो किसके कहने पर भेजा था, तो साबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इसकी तस्दीक की थी और दावा किया था कि वज़ीर आज़म हाउस यानी इमरान खान के दफ्तर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता किया था और बीच बचाव की बात की थी। और मुलाकात के दौरान 3 ऑप्शंस पर बात हुई थी, जिसमें से एक ऑप्शन ये था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए तो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। वो ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी। उस वक्त आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड। जबकि आज मौलाना फजलुर रहमान का नया बयान सामने आने से पहले नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी यही बात कही थी, बल्कि उन्होंने तो ये दावा भी किया कि जनरल बाजवा तो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने उस वक्त कहा कि जनरल साहब आप हमें अदम एतमाद वापस लेने का कैसे कह सकते हैं। मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो, वो तो उसके नुमाइंदे इमरान खान की, जिसको मैं भी माइंड कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं। और जनरल फैज तो उस वक्त सबकी हिट लिस्ट में था। किस वक्त जनरल फैज ने इनको जाके बायो साहब के साथ एक मीटिंग जिसमें सब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, उस मीटिंग में हम भी सोच रहे थे कि अगर ये इलेक्शंस दे रहा है तो हमें इस ऑर्डील में से गुजरने की क्या जरूरत है। अगर ये स्टेप डाउन करता है और फौरी इलेक्शन की तरफ चला जाता है तो मौलाना का वहां पर मेरी मौजूदगी में इस बात कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं, अब हमने ये सब कुछ किया है। मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया, उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते, अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे। और जनरल फैज का तो गालिबन ये झगड़ा रहा इस बात पे कि वो वहां पर नहीं थे और वो तो उस वक्त शायद कोर कमांडर होंगे, प्रॉब्ली आई डोंट नो, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। सिर्फ यही नहीं, तहरीक अदम एतमाद के दिनों में होने वाली उस मीटिंग में मौजूद MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी आज मौलाना फजलुर रहमान के कल के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने तो अदम एतमाद वापस लेने की बात की थी।
जिस मीटिंग की बात की जा रही है 26 मार्च की, उसमें MQM को भी मदऊ किया गया था, मैं मौजूद था। जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है। मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि बाजवा साहब ने अदम एतमाद तो पेश हो चुकी थी, उस पर तो बात हो रही थी, उस पर तो काम हो रहा था। ये बात उससे पहले की जा सकती थी, महीने 1.5 महीने पहले। उस दिन उन्होंने अदम एतमाद वापस लेने की बात की। इसका मतलब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी थी या उसके तमाम मरहल मुकम्मल हो चुके थे। इससे आगे अगर हमने और आपने बात बढ़ाई तो आप जमहूरियत के लिए कोई मौका खो न दें। जबकि इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए पर आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अदालत ने भी साबित कर दिया कि कोई साजिश नहीं थी और अमेरिका से भी वजाहत आ गई और यहाँ के इदारों ने भी कह दिया कि कोई साजिश नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि साजिश बैरूनी हुई अमेरिका से और फिर अंदरूनी अनासिर के साथ मिलकर उस साजिश को पाया तकमील तक पहुँचाया गया। तो क्या आप समझते हैं? वो तो मेरे ख्याल में कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि बाहर की कोई साजिश नहीं थी और अमेरिका से भी जो है वजाहत आ गई कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी। यहाँ के इदारों ने भी कह दिया कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी, तो वो तो ख़त्म हो गई बात अब। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने कल तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात से मुताल्लिक़ कहा है कि धांधली तो यकीनन हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि धांधली तो आपके लिए हुई है और ये बात मैंने तहरीक इंसाफ के वफ़द से कही। मौलाना फजलुर रहमान का और JUIFA का मौक़िफ़ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है और उसका फ़ायदा ये तो मैंने उनसे कल खुद कहा है। अच्छा कि KP में धांधली हुई और आप उसके बेनिफिशियरी। आपकी मेहरबानी आप तशरीफ लाए हैं, धांधली तो यकीनन हुई है, ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन आप तो कहते हैं कि धांधली हुई है और हम कहते हैं कि धांधली तो आपके लिए हुई है। बहरहाल अब नई सफ़बंदी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान करीब आ रहे हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी से उनके फासले बढ़ गए हैं। मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान सामने आया है। 2 दिन पहले PTI ने 48 घंटे में अपनी अक्सरियत साबित करने का ऐलान किया। फिर कल उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया, मगर फिर आज अचानक अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। आज कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कल यानी हफ्ते को अवामी सतह पर धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई है, जबकि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद में धांधली से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि 177 में से हमें 92 सीटें दी गई हैं और 85 सीटें फ्रॉड के जरिए हमसे ले ली गई हैं। जो वोट्स फॉर्म 45 में हैं वो फॉर्म 47 में नहीं हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ के धांधली के इल्जाम पर कहा है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्तें गईं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स जमा कराए गए, असली फॉर्म 45 नहीं जमा कराए गए। सिर्फ PTI नहीं बल्कि मुल्क की दीगर जमातें भी सड़कों पर हैं। आज जाम शोरो टोल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा सूबा सिंध की तमाम छोटी बड़ी जमातों ने एहतजाज किया, जिसमें GDA में शामिल जमातों के साथ साथ जमात इस्लामी और JUI के हामियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। उसकी तफसीलात भी उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर सामने लाई गई। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आज आप मिले, आपने उसकी तफसीलात भी शेयर की, मगर 2 दिन पहले कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से हम वफाक में और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ कल ऐलान भी किया गया कि कौन कौन हमारा वफाक में उमर अयूब साहब होंगे, इसके अलावा इकबाल साहब होंगे पंजाब में। मगर आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, क्यों? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपने जो मुलाकात की बात की, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, इतने अरसे बाद। कोशिश तो थी काफ़ी अरसे से, लेकिन इलेक्शन तक मेरे ख्याल में शायद सख्ती बहुत ज़्यादा थी, तो किसी भी सियासी रहनुमा को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई। खान साहब की सेहत मुझे बहुत अच्छी लगी और शाश बशाश भी थे और हाई स्पिरिट्स में थे। और फिर वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सवाल से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर उनसे मैंने बात की, उनको हवाला दिया जो ज़मान पार्क में उनका एक इंटरव्यू था जिसमें फतह मक्का मॉडल की बात की थी। उनका बिल्कुल उन्होंने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर हमें जो है तो दरगुजर और बड़े दिल का वो करना होगा कि हम मुल्क को आगे ले जाएं, बजाय सियासी इंतकाम के मुल्क आगे जाए। आपने ये ट्वीट में भी लिखा है कि नेल्सन मंडेला की तर्ज पर उन्होंने हवाला दिया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का, तो ये ज़ाहिर है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन से इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों पर भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। सियासतदान सबके साथ वो बात कर रहे हैं कि जी सबके साथ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करके आगे बढ़ना है।
देखिए, उन्होंने जो बात की है वो ये है कि मुल्क को आगे ले जाने की खातिर आपको सच बोलना होगा और इंतकाम की बजाय इस्तेहकाम या डेवलपमेंट की तरफ मुल्क को आगे ले जाना वो बहुत अहम है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो हमारी जो सीटें वो छीनी गई हैं कि उसी सिलसिले में कल एहतजाज भी है, उसी सिलसिले में अदालती एक लड़ाई भी हमारी आगे आ रही है, क्योंकि जब तक मैंडेट का फैसला नहीं होता तो ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ही एक लामानी सी फिर कोशिश है, क्योंकि उसका फिर असल मकसद फौत हो जाता है अगर अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है और वो उसकी बजाय किसी और का निकले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर इतने दिन रहने के बाद भी अगर इमरान खान साहब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन और इस्तेहकाम और फतेह मक्का मॉडल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने जाती इंतकाम की बजाय मुल्क को आगे ले जाने की जो है वो सोच पे यकीन रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई लीडर की सोच पे, और खुश भी थे पूरे मुल्क में हमारी जीत पे। मरदान में जो हमें जीत मिली, लाहौर में, पूरे मुल्क में, और खोसा साहब ने उनको कहा कि लाहौर की मेरी जीती हुई सीट आपकी अमानत है, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं मियां वाली से फिर आऊंगा, आप अपनी सीट रखिए, अब वो आपको जो है मुबारक हो। आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे। आमिर डोगर साहब से उनके जेल इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सब, और मुझे साथ में बताइएगा कि हुकूमत के हवाले से क्या कहा बैरिस्टर सैफ साहब ने आज जो अनाउंस कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे वफाक में और पंजाब में, ये बात हुई इस हवाले से आपकी? हुकूमत के हवाले से देखिए सिंपल सी बात है कि हम नून जी खानजादा साहब नून लीग या पीपल्स पार्टी से हुकूमती अलायंस के तो जनाब इमरान खान साहब हक में नहीं है, तो एक ही सूरत में हम हुकूमत में आ सकते हैं कि जो हमारे फॉर्म 45 के तहत जो हमारी सीटें बनती हैं वो, और रिजर्व सीट्स जो हमारा हक है मुल्क की सबसे बड़ी जमात का, कि उनकी जो खवातीन है, सबसे बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली जमात जो है, तो उनके जो खवातीन मेंबर्स हैं उनको कर रहे हैं, तो अपने दम पे अपनी ताकत पे ही हम हुकूमत में आ। पीपल्स पार्टी के साथ तो हम हुकूमती अलायंस नहीं कर सकते, बाकी तमाम जमातों से गुफ्तगू चल भी रही है। कल एक नशिस्त मोहतरम फॉर्मर स्पीकर असद फैसल साहब की भी हुई जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से, तो वो एक सिचुएशन है। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इंसाफ होता है और हमारा मैंडेट हमें मिलता है तो हम अपनी खुद की पोजीशन हमारी 160 प्लस की बनती है, तो छोटी जमातों के साथ बैठ कर हुकूमत इंशाल्लाह बना सकते हैं। वैसे भी अभी भी सदर मुमलिकत आईनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात की हमायत याफ्ता इस तरह कह लें तो पार्लियामेंट में अभी भी हमारी अक्सरियत है, 93 तो हमारे अभी भी मौजूद है। वैसे मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक आपको ऐवान के अंदर जो जमात उस दिन अक्सरियत साबित करेगी वो वज़ीर आज़म अपना मुंतखब करा पाएगी, तो आपको ये लग रहा है कि जो फॉर्म 45 का फैसला है जिस पर आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों की तरफ से की गई कि सबूत मौजूद है, वो नहीं आ पाएगा 29 फरवरी तक, इसलिए मुश्किल होगा कि अभी फिलहाल आप हुकूमत बना सकें? देखिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होती है खानजादा साहब और अपोजिशन भी होती है, तो आज की अपोजिशन बल्कि हुकूमत होती है। अगर हम अपने दम पे हुकूमत नहीं बना सकते तो मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ खानजादा साहब, और मैं समझता हूँ कि खान साहब की यही सोच है और वो यही है कि हम इख्तिदार की खातिर अपने नजरिए की कुर्बानी तो नहीं दे सकते। आर्जी तौर पे अगर आप अपोजिशन में भी बैठते हैं लेकिन आपको अपनी सीटें अगर अदालत से फिर मिलती हैं या अगर इलेक्शन कमीशन से मिलती हैं और हमारी सीटें रिकवर होती हैं फॉर्म 45 की वजह से जो उन्होंने ज़ाया की हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह बाद में भी हुकूमत में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी हम समझते हैं कि राइट हमारा है, दावत हमें दी जाए, फिर हम प्रूफ कर पाते हैं नहीं कर पाते अलग चीज है। अपोजिशन में तो फिर आप ऑटोमेटिकली बैठेंगे, लेकिन नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मगर आज नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का इजलास हुआ है, उसके बारे में इतलात आ रही है कि मशवरा दिया गया है कि नून लीग भी सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत ना ले। साथ ही आज जो मुज़ाकराती कमेटियां पीपल्स पार्टी नून लीग की उनका इजलास होना था वो मुलतवी हो गया। इन दोनों मीटिंग्स में मौजूद और कमेटी में मौजूद जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो नवाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें भी आप मौजूद थे, जो पावर शेयरिंग के लिए पीपल्स पार्टी से कमेटी मुज़ाकरात कर रही है उसमें भी आप मौजूद हैं, और जो जनरल बाजवा वाला किस्सा मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे, जिसके हवाले से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मगर पहले तहरीक इंसाफ ने कोई 2 दिन पहले ऐलान किया था और ऐलान ये था कि हम
वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, हमारी मेजॉरिटी मिल जाएगी 48 घंटे में। कल उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब साहब का और फिर इकबाल साहब का जो है वो ऐलान किया पंजाब की वज़ारत आला के लिए, बट नाउ उन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठेंगे। मगर आज के जो इजलास की अंदरूनी कहानी जिसमें आप मौजूद थे वो ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी आप लोगों की तरफ से मशवरा दिया गया, कुछ शुरा की तरफ से, कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आज़ादी से हमारी हुकूमत बन सकती है, मगर हमें वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है और क्या फैसला हुआ फिर? देखिए, ये एक इसमें बातचीत ऐसे है कि जो पिछला तजर्बा है जो कोalition गवर्नमेंट का था उसमें इफ़ेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पे कोई जिक्र ज़रूर है और इस पे सारे लोगों की अपनी अपनी एक राय है और वो ये राय अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस था जो 16 माह की हुकूमत में जिसमें बेशुमार पार्टीज़ थीं जिनमें मौलाना भी थे और उनके पास मेजर मिनिस्ट्रीज़ थीं, इस तरह पीपल्स पार्टी की थी, दो बिल्कुल मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं और अगर वो कन्वर्ज करती हैं तो उनकी कन्वर्जेंस पहले कुछ उन नकात पे हो जानी चाहिए जो कि गवर्नेंस के पिविटल पिलर्स होंगे और अगर वो नहीं होते तो फिर ऐसी गवर्नेंस का फ़ायदा नहीं होगा जिसके नताइज अवाम के लिए अच्छे ना निकल सकें, जिससे अवाम की तकालीफ में कमी ना आ सके। तो पहले उन पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर जाएं और फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन पे बात हो। इस हद तक और इस पैराए में ये बातचीत है। मगर पीपल्स पार्टी तो कैटेगोरिकली कह रही है कि हम नहीं बनेंगे पावर शेयरिंग का हिस्सा, आपको वोट देकर प्राइम मिनिस्टर आपका इलेक्ट ज़रूर करा देंगे, यानी आपकी मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। तो पार्टी फिर भी तैयार है और आज पार्टी ने यही फैसला किया है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, क्योंकि आज आपका जो मीटिंग होनी थी आपकी कमेटी की जिसका आप भी हिस्सा हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो नहीं हुई। जी, वो तो सिंपली इसलिए कि शायद पीपल्स पार्टी के दोस्तों की कोई मसरूफियत थी, उनकी कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट थी, कोई गालिबन शायद 7 में शायद बिलावल साहब ने वहाँ जाना था और फिर वो जो उस कमेटी के शुरका थे वो भी उनके साथ थे, तो इस वजह से वो कल पे गई और हमारी ऑब्वियसली अपनी लीडरशिप के साथ एक इंगेजमेंट थी। यानी कि आप लोगों का भी फैसला है कि आप हुकूमत बना रहे हैं, मगर एक मिनॉरिटी हुकूमत बनाएं अगर आप, उस सूरत में जब तहरीक इंसाफ कह रही है असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर हम एहतजाज जारी रखेंगे, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि असेंबली में आ रहे हैं मगर ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने पार्लिमानी सियासत का हिस्सा रहना है नहीं रहना, मगर असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर एहतजाज जारी रखेंगे। जीडीए ने आज एहतजाज किया है और एक बड़ा पावर शो हमें नज़र आया जिसमें जमात इस्लामी भी मौजूद, जीडीए की पार्टीज़ भी मौजूद, उन सब ने सिंध के अंदर एक एहतजाज किया है। आप हुकूमत करेंगे कैसे? ना असेंबली के अंदर आपके पास मेजॉरिटी है, वहाँ पर आपको एक बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ेगा, असेंबली के बाहर सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा होगा, कैसे हुकूमत करेंगे आप? नहीं शाहज़ाब साहब, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं और ये अनडाउटेडली इसमें इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि कुछ पॉलिटिकल करैक्टर्स ऐसे हैं जिनके वजूद के साथ अदम इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और आप उनकी ट्रेल ले सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले सकते हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, 2014 ऑनवर्ड्स, 14 अगस्त 2014 ऑनवर्ड से आप देख सकते हैं, आपके भी मुशाहिदे में है, आपसे बेहतर किसने कवर किया इन सारी चीज़ों को। लेकिन एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो इस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इन इंतखाबात से पहले भी था, प्री इलेक्शन। मगर देखिए आपको 2013 के बाद भी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। 2014 से धरने शुरू हुए, इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ वो धरने थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और ये सारे मामला हुए, बट आपके पास मेजॉरिटी थी अपनी, इसलिए आप कम से कम इतनी डिस्टेबलाइजेशन के साथ जो अदालतों की तरफ से थी, सड़कों पर थी, आप डिलीवर कर पाए, जिसका मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन में क्रेडिट ले रहे थे। अब मेजॉरिटी नहीं होगी आपके पास, तो करेंगे क्या आप? और ऐसी सूरत में जो आपके पास मिनॉरिटी है उस पर भी सवाल उठ रहा है, उस पर भी आज तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी और लोकल मीडिया के सामने उन्होंने रखे हैं। तो कैसे करेंगे आप जब लेजिटिमेसी पे सवाल उठ रहा होगा? नहीं देखिए, मैं आपकी इजाज़त से आपकी इस बात को दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी PMLN और पीपल्स पार्टी किसी उन नुकात पे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया उस पर कन्वर्ज कर जाते हैं और वो अपनी गवर्नेंस के लिए कुछ रोड मैप एक तय कर लेते हैं, तो फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात कोलिशन में होते हुए तो माइनॉरिटी नहीं रह जाएगी। ये ज़रूर होगा कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे वो रिक्वायर्ड नंबर्स सोलली हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कोलिशन की सूरत में तो वो दस्तयाब होंगे। लेकिन जहाँ तक आपका ये जिक्र है कि ये जो फॉर्म 45 को लेके PTI बात कर रही है, तो मैं
गालिबन जो आपसे आपके पिछले सवाल के जवाब में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था वो यही थी कि ये जो 35 पंक्चर्स, वो फिर प्रेसिडेंट अलवी की ट्वीट एट द लेटेस्ट स्टेजेस जिसमें उनका ये कहना कि वो बात दुरुस्त नहीं थी और गलत थी, एक पॉलिटिकल पोजीशन थी, तो ये आपके सामने ये तारीख का हिस्सा है कि चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, सिंगल वन अलोन स्टैंड अलोन इलेक्शन हो, या चाहे पूरे मुल्क के इलेक्शंस हों या कोई बड़े पैमाने पे बाई इलेक्शंस हों, तो हारने वाले के पास वो हौसला जो ख्वाजा साद रफीक ने दिखाया बड़ा मुश्किल से नजर आता है। वो तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ का जरूर एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें झूठे इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है, मगर इस वक्त जो इलेक्शन है उसके ऊपर वो फॉर्म 45 लेकर पेश कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर रहे हैं। आप उन फॉर्म 45 को झूठा कह रहे हैं, मगर अपनी तरफ से जो आपके उम्मीदवार जीते हैं वो अपने फॉर्म 45 नहीं पेश कर रहे हैं, वो पेश कर दे काउंटर में कि देखिए जी ये हमारे हैं। अब अगर एक शख्स कोई फॉर्म लेकर आता है, मैं एलेज कर सकता हूँ कि ये फॉर्म काउंटरफीटेड है, ये फॉर्म्स करेक्ट नहीं है, उन्हीं के मुकाबिल फॉर्म्स उस अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इनके रिप्लाइज हम दे रहे हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिप्लाइज हम देंगे भी। ये जैसे कोई कहता है कि जी ये हल्का ए है और इस हल्का ए के ये फॉर्म 45 मेरे पास हैं, तो मैं अपना रेलेवेंट रिकॉर्ड जो उसको निगेट करेगा वो प्रॉपर फोरम जो भी उसका फोरम लीगल फोरम है वहाँ पर भी दूंगा, और ऑब्वियसली जब मैं उसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश करूंगा तो वो सर मीडिया के लिए भी अवेलेबल होगा। मगर इस सूरत में अब हम कहीं एक ऐसे जानिब तो नहीं जा रहे हैं जिसमें निज़ाम को ही ख़तरा पैदा हो जाए, क्योंकि आज पीर पगारा साहब ने भी कहा निज़ाम के हवाले से और मार्शल लॉ के हवाले से सब सड़कों पर हों, सब पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रहे हों, हुकूमत कमज़ोर हो, तो उस तरफ तो मामला नहीं जा रहा है। देखिए मैं शाहजेब साहब आई शेयर द सेम फियर जो आपके हैं मेरे भी हैं, और मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि जमहूरियत के लिए जमहूरी रवैये ज़रूरी हैं। जहाँ पर जीतने का आपके अंदर आपके पास एक वेलर या विगर होता है कि मैंने जीतना है, वहाँ हारने का हौसला भी होना चाहिए। दूसरे टॉपिक पर आते हुए, एक मौलाना फजल रहमान ने कल बात की, इल्ज़ाम लगाया, आपने आज उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MQM ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। अब मौलाना एक और बात कर रहे हैं उनकी जमात की तरफ से जो की जा रही है, उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से क्लैरिफिकेशन दे दी कि हाँ जी वो गलती से हो गया। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि जिस इजलास की वो बात कर रहे हैं उसमें तो असल में जनरल बाजवा ने ये कहा था कि आप अदम एतमाद वापस ले लें, वो इस्तीफे के लिए तैयार हैं, मगर पार्टीज नहीं मानी। मगर अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि पहले आप भी मौलाना के साथ ये कह रहे थे कि इस्तीफे देने असेंबलियों से सिर्फ पीपल्स पार्टी को जो है उनकी तरफ से मैनेज किया गया, जनरल बाजवा और दीगर की तरफ से, कि जी आप अदम एतमाद लेकर आएँ, फिर आपको भी किसी ने मनाया अदम एतमाद के लिए, इस तरीके से बात आगे बढ़ी। यानी कि जो पहल अदम एतमाद की जो इनिशिएटिव है उसके पीछे जनरल बाजवा थे। नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको इसको इस ऑर्डर में रख दूं, क्योंकि देखें एक लेटिन की मैक्सिम है कि अ पर्सन कैन लाई, बट उसका तर्जुमा ये है कि एक शख्स तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक को बयान दे सकता है, लेकिन वाक़यात ऐसा नहीं करते, वाक़यात हकीकत हाल बयान करते हैं। अगर मौलाना के पास ऐसी एविडेंस है, हम भी देखना चाहेंगे, जिस तरह आज एक इट वाज अ ट्रीट फॉर मी सी कि मौलाना दो मुतहारिब पॉलिटिकल फोर्सेस जो बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे थी आपस में बातचीत कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे देख के, मुझे इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं एक जेन्युइन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल मूव जिसकी नंबर्स के साथ ताल्लुक था उसको इस चीज़ पे कि किसी के कहने पर किया गया, ये रादर उस पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ज़्यादती है जिसको मौलाना खुद स्टेयर कर रहे थे। और जिस मीटिंग का मौलाना जिक्र कर रहे हैं, चलें फ़र्ज़ महाल आप ये तसव्वुर करें कि मौलाना जो कह रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। मुझे मौलाना का बेहद एहतराम है, मैं अपनी बात करने से पहले अपने उस एहतराम के रिश्ते को क्वालिफाई कर रहा हूँ कि मैं मौलाना की वो देवबंद एक बड़ा मकतबा फ़िक्र है, उसके वो बड़े जय्यद सरबराह हैं, वो एक सियासी तौर पर बड़ी बसीरत रखने वाले आदमी हैं। हैविंग सेड सो, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मौलाना एक तरफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद दिलवाई, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो उस मीटिंग में जो 26 तारीख की मीटिंग का जिक्र है उसमें कह रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और इमरान अपनी गवर्नमेंट डिज़ोल्व करते हैं और वो इलेक्शंस में जाते हैं, जिस पे मौलाना की ये पोजीशन थी। आई हैपन टू बी देयर, मैं विटनेस इस अकाउंट का। मौलाना ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा ये जमहूरी लोगों का काम है, आपका इसके अंदर कोई दखल नहीं है, अब आप उसको फिर एक और मज़ीद फेस सेविंग ना दें और उसको आप हमें जमहूरी तरीके से बाहर निकालने दें। तो वो अकाउंट ऑफ द मीटिंग मौलाना की इस बात के साथ कतई तौर पे कोई मेल तालमेल नहीं रखता सर। ये बिल्कुल इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको शायद मौलाना खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं, सिंध में एहतजाज हो रहे हैं, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं, शाहराहों पर एहतजाज हो रहे हैं, बंद की हुई हैं, दाखिली रास्ते बंद किए हुए हैं,
मामला जा कहाँ रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है, हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, ज़ाहिर रोज़ाना सूरत हाल बदल रही है और पीर पगारा साहब ने इस अंदेशे का इज़हार किया कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए, कहाँ जा रही है? कोई इस्तेहकाम की सूरत नजर आ रही है आपको? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रही। मसलन बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, और आज मुझे कुछ जो बलोच रहनुमा हैं वो बता रहे थे कि कोयटा से या तुर्बत से इस्लामाबाद आना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद हैं। और आज तो सिंध और पंजाब को जो सड़कें मिलाती हैं उबाड़ों के करीब वो भी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे JUI वाले बैठे हैं, और हैदराबाद बाईपास पे जामशोरों के करीब जो है वो GDA वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको पता है नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले RO के दफ्तर के बाहर 8 दिन से बैठे हुए हैं, और मुख्तलिफ तुर्बत गवादर हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। जो आज पीर पगारो साहब ने बात की है अपनी तकरीर में, जो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उससे ज़्यादा खौफनाक बातें जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा कर रहे हैं। तो मैं आज क्योंकि बहुत से लोगों को मिला हूँ तो मैं तो यकीनन आपको साफ साफ बताऊँ, बड़े अरसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई एमरजेंसी लगा दे तो ये सूरत हाल जो है ये उनसे नहीं संभाली जाएगी, ये मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए कि इस सूरत हाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारा जो है वो संभाल सकता है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या तो बेख्तियार है या उसको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, अभी PTI ने तो कल एहतजाज करना ना, आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, उनकी तादाद 10 के करीब बनती है, और उसमें GDA को भी आप शामिल कर लें जो बहुत सी जमातों का इत्तेहाद है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पीर पगारो साहब ने मार्शल लॉ की बात की है तो मार्शल लॉ किसी मसले का हल नहीं है, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से या बेहतरीन मार्शल लॉ से बेहतर है। लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए शाहजेब साहब, और वो ये है कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जो द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत दर्जे नीचे गिर गया है। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें नंबर पे था और कहा जाता था पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रजीम है। लेकिन अब जो 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है, यानी कि कितने दर्जे गिरा है, 105 से 118 कितने दर्जे गिर गया। और पाकिस्तान का शुमार अब अथॉरिटेरियन रजीम्स में होता है, यानी कि आमराना निज़ाम वाली रियासत। तो ये आप खुद ही सोच लें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। और सब तो फिर और हम सब इस सूरत हाल में इलेक्शन के नाम पे भी लोग कहते हैं फ्रॉड हो गया। और फिर इस सूरत में नून लीग क्यों, हालांकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला वफाक में उस तरीके से, पंजाब में हुकूमत मिल रही है, क्यों इतनी ख्वाहिश और इतनी जिद नजर आती है कि जी हमने वफाक में हुकूमत बनानी है, जब पीपल्स पार्टी को भी पता है, वो भी दूर हट रहे हैं और ये नजर आ रहा है कि जो भी रजीम होगा वो ज़ाहिर एक हाइब्रिड रजीम ही होगा जिसमें वफाकी हुकूमत के इख्तियारात बहुत महदूद होंगे। क्या वजह है कि इतना ज़्यादा नून लीग की ख्वाहिश है कि हमने वफाक में हाल में हुकूमत बनानी है? देखें, मैं नहीं समझता कि ये नून लीग की एक इज्तिमाई ख्वाहिश है। नून लीग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मैं उनको, मेरी अभी आज नून लीग के बहुत से लोगों से भी बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि उन्होंने पहले भी बहुत कुर्बानी दी है, उन्होंने सियासत की बजाय रियासत को बचाया है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। तो इकॉनमी को बचाने के लिए और जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकते। और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के बात नहीं कर रही, लेकिन किसी मरहले पे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी इसी तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर खुल के उसने भी बात कर दी तो फिर नून लीग के लिए बड़े मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक डायलॉग करे। और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनकी जो एक तजवीज़ है कि नून लीग को चाहिए कि
PTI समेत तमाम जमातों से बात करे और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं बात दोबारा यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करे। अभी तक मीडिया पर वो बातें नहीं आ रही जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के बारे में मैंने बलूचिस्तान के लोगों से सुनी है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से सुनी है। एक आज बलोच रहनुमा जो तमाम सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े रहे हैं, आज वो उन्होंने एक ऐसी बात की है जो पीर साहब पगारो ने जो पेमेंट वाली बात की है उससे मिलती जुलती है, लेकिन बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो अगर ये बातें जो हैं ये पब्लिकली होनी शुरू हो गई, पाकिस्तानी मीडिया नशर नहीं करेगा, गैर मुल्की मीडिया नशर करना शुरू कर देगा, सबूत सामने आ जाएंगे, फिर आप बताएं कि पाकिस्तान की इज्जत किधर जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, तज़िया दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।